नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे आने वाली भर्तियाँ यानी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती के लिए आप तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ भक्ति काल से संबंधित जो सूफी काव्य धारा थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। यानी आज की कक्षा में हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा से संबंधित। और मित्रों, ये जो वीडियो है वो पूरा देखना है, क्योंकि मैंने इस सूफी काव्य से संबंधित सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया है। इसमें प्रवृत्तियां भी है, सूफी कवि भी है और सूफी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त शब्द कौन सा है? यानी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त शब्द कौन सा है? तो सही अर्थ होगा सूप। और मित्रों याद रखिए कि सूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। तो सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन ग्रंथ आधारित है। यानी मुल्ला दाऊद कृत जो चंदायन ग्रंथ है वह किस कथा पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा लोर कथा पर आधारित। अगला प्रश्न, सूफियों ने अपनी रचनाओं में कौन सी शैली अपनाई? यानी जितने भी सूफी कवि हुए उन सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में कौन सी शैली अपनाई थी? तो सही उत्तर होगा मसनवी शैली। मित्रों याद रखिए कि मसनवी शैली से संबंधित प्रश्न प्रत्येक भर्ती में पूछा जाता है। यानी हिंदी से संबंधित और भक्ति काल और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें मसनवी शैली से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में मसनवी शैली का प्रयोग किया। और मसनवी शैली होती क्या है? यानी रचना के आरंभ में, यानी कोई भी कवि है जब अपनी रचना का आरंभ करता है तो सबसे पहले ईश वंदना, उसके बाद पैगंबर की स्तुति और शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। उसे ही मसनवी शैली कहते हैं। शाहे वक्त यानी जिस समय जिस शासक का शासन था तो उस शासक का वर्णन भी किया जाता है। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर होगा प्रेम का उदात्त वर्णन, यानी प्रेम का मानवीय परिप्रेक्ष्य में उदात्त वर्णन। अगला प्रश्न, सूफी काव्य रचना का प्रमुख आधार क्या रहा है? सूफी काव्य रचना का प्रमुख आधार क्या रहा है? तो सही उत्तर होगा हिंदू घरों की कहानियां। यानी जितने भी सूफी कवि हुए उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को आधार बना करके रचनाएं लिखी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी जो सूफी काव्य धारा है उसका प्रथम कवि किसे माना है? तो सही उत्तर होगा कुतुबन को। और मित्रों याद रखिए कि कुतुबन की रचना का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा मिर्गावती। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? तो सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। अगला प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी जितने भी प्रेम यानी सूफी काव्य धारा है इसे प्रेमाश्री काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेमाख्यान काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सही उत्तर होगा दाम्पत्य प्रेम प्रधान साधना पर बल देना। यानी जितने भी सूफी कवि हुए उन्होंने मानवीय प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को आधार बना करके रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसे कहा है? तो सही उत्तर होगा नागमती वियोग खंड को। अगला प्रश्न, नागमती वियोग खंड किस काव्य में वर्णित अंश है? नागमती वियोग खंड किस ग्रंथ में या किस काव्य में वर्णित अंश है? तो सही उत्तर होगा पद्मावत में। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो 1540 ईस्वी में लिखी गई और उस समय शेरशाह सूरी यहाँ के शासक थे।
अगला प्रश्न, जायसी रचित पद्मावत में किसका वर्णन है? जायसी रचित पद्मावत में वर्णन है, तो सही उत्तर होगा मानवीय प्रेम की महिमा के आधार पर ईश्वरीय प्रेम को महत्व देना। यानी मुख्यतः ये मानवीय प्रेम पर आधारित है, लेकिन प्रतीक रूप में ये ईश्वरीय प्रेम पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न, पद्मावत के वियोग चित्रण में वर्णन है। पद्मावत के वियोग चित्रण में वर्णन है, तो सही उत्तर होगा बारहमासा वर्णन। अगला प्रश्न, महिला भक्तों की तरह सूफियों में प्रसिद्ध सूफी महिला संत कौन हुई? तो सही उत्तर होगा बसरा की राबिया। मित्रों याद रखिए कि जिस प्रकार महिला भक्तों में यानी अंडाला और मीरा की तरह सूफियों में भी एक महिला संत हुई थी, उसका क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा फिर बसरा की राबिया। अगला प्रश्न, जायसी कृत अखरावट में किसका वर्णन है? जायसी कृत अखरावट में किसका वर्णन है? तो सही उत्तर होगा देवनागरी वर्णमाला, देवनागरी लिपि के वर्णमाला के जो प्रत्येक अक्षर है उसका वर्णन। यानी देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का वर्णन जायसी ने अपनी रचना अखरावट में किया है। अगला प्रश्न, जायसी ने अपनी कृति आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कृति आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया है? तो सही उत्तर होगा कयामत का। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी किस सूफी कवि की रचना है? अनुराग बांसुरी किस सूफी कवि की रचना है? तो सही उत्तर होगा नूर मोहम्मद की। अगला प्रश्न, सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा पंक्ति किसकी है? सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा पंक्ति किससे संबंधित है या किसकी है? तो सही उत्तर होगा पद्मावत के रचनाकाल से संबंधित। यानी यह जो पंक्ति है यह पद्मावत के रचनाकाल से संबंधित है तथा ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी ने कही। अगला प्रश्न, सूफी कवि कुतुबुन के गुरु कौन थे? तो सही उत्तर होगा शेख बुरहान। यानी सूफी कवि कुतुबुन के गुरु शेख बुरहान थे। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो सही उत्तर होगा सैयद अशरफ। और मित्रों याद रखिए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मलिक मोहम्मद के गुरु सैयद महिउद्दीन थे। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक किसका महत्व माना है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक किस तत्व का प्राधान्य माना है? तो सही उत्तर होगा प्रेम की पीर। अगला प्रश्न, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सही उत्तर होगा समासोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, पद्मावत की किस भाग को आलोचकों ने काल्पनिक कहा है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के किस भाग को आलोचकों ने काल्पनिक कहा है? तो सही उत्तर होगा पूर्वार्ध भाग को। तो मित्रों अब हम बात करेंगे सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की। और कोई भी धारा हो, चाहे निर्गुण काव्य धारा हो, चाहे सगुण काव्य धारा हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे आदिकाल हो, चाहे सूफी काव्य धारा हो, इनसे संबंधित जो प्रवृत्तियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की। तो देखिए प्रमुख प्रवृत्तियां, सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोक कथाओं को आधार बनाया। अगला, इतिहास एवं कल्पना का योग। सूफी कवियों द्वारा गुरु का महत्व, यानी सूफी जितने भी सूफी कवि हुए उन्होंने गुरु को अधिक महत्व दिया। बात करें अगली प्रवृत्ति, नायक साधक एवं नायिका परमात्मा के रूप में मानना।
यानी जितने भी सूफी कवि हुए या सूफी जो रचनाएं लिखी गई उसमें नायक यानी जो नायक होता था वह अपने आप को साधक के रूप में तथा जो नायिका है उसे परमात्मा के रूप में मानकर रचनाएं लिखी जाती थी। बात करें अगली प्रवृत्ति, प्रेम की मानवतावादी मूल्य के रूप में स्थापना करना। और सूफी काव्य धारा से संबंधित जो प्रवृत्ति है कि प्रेम उनका जो सूफी काव्य धारा में प्रेम को अधिक महत्व दिया गया, तो उन्होंने जो मानवीय प्रेम था उसी के आधार पर मानवीय प्रेम के आधार पर ईश्वरीय प्रेम को महत्व दिया और मानवतावादी जो प्रेम है उसी की स्थापना करना। अगली प्रवृत्ति, लोक जीवन एवं लोक संस्कृति का गहन चित्रण करना। और सूफी काव्य की या सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है कि उस समय में यानी जिस समय जो कवि हुए उस समय जो रचनाएं लिखी गई थी तो समकालीन जो समाज था, समकालीन जो संस्कृति थी उसका उन्होंने गहनता से चित्रण किया। अगला देखें, हिंदू हृदय एवं मुस्लिम हृदय को आमने सामने रखकर समन्वय करना। अगली प्रवृत्ति, विरहानुभूति का मार्मिक चित्रण करना। अगला, प्रवृत्ति का उद्दीपन रूप में चित्रण करना। मित्रों ये पंक्ति विशेष रूप से आप याद रखना कि अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाता है कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण करना तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो अगली प्रवृत्ति है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण करना। अगला, मसनवी शैली में प्रबंध काव्य की रचना करना। यानी सूफी काव्य धारा की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियों में अगर माना जाए तो वह है मसनवी शैली में प्रबंध काव्य की रचना करना। और मसनवी शैली के विषय में मैंने बताया था कि मसनवी शैली क्या होती है। तो मसनवी शैली में सबसे पहले ईश वंदना की जाती है, इसके बाद पैगंबर की स्तुति की जाती है और उसके बाद में शाहे वक्त यानी जिस समय जिस राजा का शासन है, जिस नवाब जो भी शासक हुआ उस शासक का वर्णन करना, इसे ही मसनवी शैली कहा जाता है। अगली प्रवृत्ति, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करना। अगला है अवधि भाषा का प्रयोग करना एवं प्रमुख रस श्रृंगार का प्रयोग करना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राम काव्य धारा से संबंधित प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाओं को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।